नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ मोनो सर में। मैं मनोज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमारी क्लासेस हो रही हैं और लेकिन बहुत ही गैप के बाद एक बार फिर नए जोश और नए उत्साह के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार और रुचिकर टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। और ये क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि मेरा मानना है कि आपको 6 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आप सभी को काम की चीज़ है। 6 से लेके 7th 8 9 10 11 12 और आगे कॉलेज में भी ये बिल्कुल समाहित है। स्पेशली ये 8th क्लास और 10th और 12th, यहाँ तो ये टॉपिक बिल्कुल मेंशन है। ध्यान से एक एक बारीकी को देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्लॉजेज। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज क्लॉज एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई क्लॉज इन ए सेंटेंस। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि एक क्लॉज जो है वो क्या होता है, एक क्लॉज जो है वो हम कैसे पहचानते हैं, या फिर एक क्लॉज जो है वो कितने प्रकार का होता है। क्योंकि हम क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं, इसके साथ ही हमें कुछ और टर्म्स भी हैं जो इसके साथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक और टॉपिक है हमारा इसी के साथ जुड़ा हुआ, कंजक्शन। कंजक्शन, अगर हम लोग कंजक्शन को क्लियर नहीं करते हैं तो मेरा मानना ये है कि हम लोग क्लोज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी आप बारीकी से जब इस टॉपिक को देखेंगे तो आप खुद जान लेंगे इसको। फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है सेंटेंस। फिर इसके बाद में एक आता है फ्रेज। और साथ वर्ड और लेटर तो आपको पता ही चलते हैं। लेटर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके साथ ही हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं अगर क्लोज को समझना है। बहुत से बच्चे इस बात से अनजान हैं, डायरेक्ट उनको सेंटेंस पढ़ा दिया जाता है और वो इसी बात से, खैर उनको तो पता भी क्या है कि मतलब सेंटेंस के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें हमारे कोर्स में शामिल होती हैं उस प्रकार हमें पता चलता है कि हाँ ऐसी भी कोई टर्म है। फिर हमें उनको बारीकी से सीखना पड़ता है और समय देना पड़ता है। लेकिन मैं आपके लिए टॉपिक इसीलिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो बारीकी से समझते हैं अच्छे से। देखिए, जब हम लोग क्लोज के बारे में पढ़ते हैं तो कंजक्शन टॉपिक एक ऐसा है जो हमें बहुत ही अच्छे से जान लेना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि कंजक्शन के बिना क्लोज को पहचानना नामुमकिन है। क्यों, देखते हैं। देखिए, क्लोज क्या होते हैं। सबसे पहले क्लोज के बारे में, व्हाट इज ए क्लोज। व्हाट इज ए क्लोज, कि क्लोज क्या है। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसा कि हमने सेंटेंस में भी कहा था इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज में भी कहा था इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फिर फ़र्क क्या है? ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, फ्रेज में थोड़ा ज़रूर डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। हम तीनों को ही समझते हैं। एक तरफ मैं क्लोज को ले लेता हूँ, एक तरफ मैं फ्रेज को ले लेता हूँ और एक तरफ मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ। तीनों ही क्या हैं? तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ से तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फिर हम पहचानेंगे कैसे क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, या फिर फ्रेज क्या है। फिर देखें, अगर हम क्लोज की बात करें, सबसे पहले फ्रेज की बात करते हैं क्योंकि सबसे छोटा अगर माना जाता तो यही है। हिंदी में इसको हम लोग क्लोज को उपवाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? उपवाक्य। और फ्रेज को वाक्यांश। वाक्यांश यानी वाक्य के अंश। और सेंटेंस को तो आपको पता ही है, हम लोग वाक्य कहते हैं। अब चूँकि सबसे छोटा क्या है? फ्रेज, क्योंकि ये वाक्य का अंश है। जबकि आप इस क्लोज की बात करें तो क्लॉज जो है ये उसी सेंटेंस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है।
और फ्रेज, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नो डाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसके साथ ही मैंडेटरी ये है कि इसमें कोई भी वर्ब और सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, दोबारा सुने, कोई सब्जेक्ट या फिर कोई वर्ब इसमें नहीं होता है। तो क्या होता है, बिल्कुल हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस, राइट, या फिर मैं आर्टिकल शामिल करूँ, डिटर्मिनर्स। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो ये जो शब्दों के जो प्रकार हैं, शब्द के जो भेद हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्हीं से कोई ऐसा शब्द बने, ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं से कोई ऐसा शब्द बने जिसका अलग मीनिंग हो और उसको हम सेपरेट वैसा का वैसा किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक वर्ड है कार, मैंने बोला कार, तो आपने कहा सर यस ऑफ कोर्स कार होती है, एक शब्द है, मानते हैं हम इसे, क्योंकि इसका पूरा अर्थ है कार, और इसके मैंने आगे लगा दिया ए कार। क्या लगा दिया, ए कार। तो आपने देखा एक शब्द दिए और एक शब्द दिए, दो शब्दों ने मिलके एक नया शब्द बना दिया है एक कार। ये एक वाक्यांश हो सकता है। अब इसमें और भी जोड़ सकते हैं हम, जैसे मैंने इसमें जोड़ दिया ए रेड कार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाक्य के जो अंश होते हैं ये हमारे नाउन से बन सकते हैं, नाउन के साथ प्रीपोजिशन से बन सकते हैं, नाउन के साथ आर्टिकल से बन सकते हैं, नाउन के साथ एडजेक्टिव से बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि फ्रेज क्या होता है। और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा एट 9 o'clock। अब ये फ्रेज है पूरा का पूरा, आप कहीं भी लगा दो, किसी भी सेंटेंस में लगा दो, ठीक है। एट 9 o'clock आप पास्ट में लगा सकते हैं, फिर प्रेजेंट में लगा सकते हैं, आप फ्यूचर में लगा सकते हैं, तीनों ही जगह। तो कहना ये चाहता हूँ कि फ्रेज जो है वो कुछ शब्दों से मिलकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनता है, उसका एक मीनिंग होता है, और वो हम कहीं भी सेपरेट तरीके से उसको लगा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, वही वाक्य का अंश होता है। अब बात करते हैं क्लोज की। वाक्यांश के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है क्लोज। क्लोज क्या होता है, क्लोज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसके साथ इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसकी वर्ब होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, या फिर सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल का कॉम्बिनेशन, या फिर सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारे जो तीन स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंस में, स्ट्रक्चर के अनुसार जो इसका टाइप है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर क्लोज को डिवाइड किया जाए, ठीक है, या फिर यूँ कहूँ कि सेंटेंस के बारे में बात की जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि सर सब्जेक्ट आता है, सर वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आती है, वर्ब आता है, एडवर्बियल आता है, सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है, और कॉम्प्लीमेंट आता है। तो हमने क्या देखा, संरचना के आधार पर कितने स्ट्रक्चर हो गए, इसके तीन स्ट्रक्चर हो गए, और ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपको बेसिक तौर पे आने चाहिए। मेरा मानना है ये आपको अगर 5th स्टैंडर्ड पे नहीं तो कम से कम 6th स्टैंडर्ड पे तो आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स को पढ़ें और कहीं ना कहीं से इनको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स में पीछे रह जाते हैं तो आप एडवांस लेवल की जो अंग्रेजी है ना वो नहीं सीख पाते हैं, कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये संरचना के आधार पे हो गया। तो हमने समझ लिया ये चीज़ें कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो मैंडेटरी है, ये तो ज़रूरी है, ये तो आना ही चाहिए, लेकिन आगे ज़रूरी नहीं ऑब्जेक्ट आए, आगे क्या आ सकता है, एडवर्बियल आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। और यहीं से आपकी कुछ बातें और निकल के आती हैं कि अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी, और अगर वर्ब के पास एडवर्बियल या कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। ये कुछ एक्स्ट्रा लेवल की बातें हैं, खैर इन पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस में, राइट। तो मैंने कहा क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, या यूँ कहें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो गलत नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रेडिकेट हम क्या किसे कहते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं।
ठीक है, या यूँ कहें कि सब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा है सारा, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेज और क्लॉज में आप अंतर करना सीख गए होंगे। अब चलते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस और क्लोज का जो अंतर है वो अभी मैं क्लोज के जो टाइप हैं उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, बहुत बारीकी से इनको सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लोज के जो टाइप्स होते हैं उस पर, ओके। उसके बाद में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। अब चूँकि हम क्लोज को शुरू कर चुके हैं, मैंने ये भी बता दिया है कि क्या होता है क्लोज, और मैंने ये भी बता दिया है कि इसमें और फ्रेज में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। एक क्लोज में कितने भी फ्रेज हो सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस में कितने भी क्लोज हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये छोटे हैं और वो बड़े हैं, ओके। तो अब चलते हैं क्लोज में। क्लोज मैंने ये बताया कि क्लोज क्या होता है। क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और विच हैज़ ए सेपरेट सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ड्राइविंग ए रेड कार एंड सी इज ड्राइविंग ए वाइट कार, ठीक है। ये देखिए, ये जब इस सेंटेंस की बात करते हैं हम, तो डेफिनेटली ये एक सेंटेंस है, नो डाउट, ये क्या है, सेंटेंस है। लेकिन जब इसी सेंटेंस के टुकड़े करेंगे, हम पार्ट्स करेंगे, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैंने एक बात और बताई थी कि क्लोज जो है वो कंजक्शन के बिना अधूरा है, उसके बिना हम समझ ही नहीं पाते हैं इसको, और समझ भी नहीं सकते। तो जिसका कंजक्शन नहीं क्लियर है ना, वो बच्चे इसको क्लियर करें, फिर इस क्लास को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंजक्शन और क्लोज दोनों एक साथ, एक या फिर यूँ कहे कि दोनों एक दूसरे के बिना पूरे क्यों नहीं है, तो अभी इस सेंटेंस में आपको समझ में आएगा। मैंने कहा आई एम ड्राइविंग ए रेड कार, मैं एक रेड कार चला रहा हूँ। तो आपने देखा, अगर इसको आप डिवाइड करें तो सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब हो गया, चूँकि इस पर नहीं जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ वर्ब। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, फिर आपका आर्टिकल आ गया, और फिर एडजेक्टिव, और फिर इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, राइट। लेकिन बात ये नहीं है कि हमने ये सब पहचानना है या नहीं पहचानना, बात ये है हम बात करना चाहते हैं क्लोज की, और दूसरी बात करना चाहते हैं फ्रेज की। तो क्या ये फ्रेज नहीं है, इसमें ना तो कोई वर्ब है ना ही कोई सब्जेक्ट है, बिल्कुल। तो ये एक फ्रेज है, क्या है, ये एक फ्रेज है। और अगर इसकी बात करें पूरे की, इस पूरे की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये एक क्लोज, ये पूरा क्या है, क्लोज है, जबकि ये एक फ्रेज है। बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। फिर नीचे चलते हैं, फिर मैंने लिखा है एंड, एंड लिखा है। एंड क्या है, एंड कंजक्शन होता है। एंड क्या होता है, कंजक्शन होता है। मैंने पहले ही कहा था कि कंजक्शन के बिना क्लोज अधूरा है, कंजक्शन के बिना क्लोज बन ही नहीं सकते, ठीक है। खैर वो अलग बात है, इसके जब टाइप पे जाएंगे तो देर आर प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, तो वहाँ पे ज़रूर सबऑर्डिनेटेड क्लॉज जो हैं उनके बिना प्रिंसिपल क्लॉज जो अकेले आ सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उसे हम सिंपल सेंटेंस भी तो कहते हैं। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। दूसरा मैंने क्या लिखा, आई एम ड्राइविंग एक रेड कार, दूसरा मैंने लिखा एंड सी इज ड्राइविंग ए वाइट कार। दोनों के दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, कंजक्शन। तो कंजक्शन इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पूरा क्लोज जो है ये अपना पूरा अर्थ अलग रखता है। अगर आप इसको अकेले रख दो ना, इस क्लोज को, आई एम ड्राइविंग ए कार, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक प्रिंसिपल क्लोज है, वो मेन क्लोज है जो इसके टाइप में आता है। फिर अगर आप इसको भी पूरा रख दो, सी इज ड्राइविंग ए वाइट कार, इसको भी अलग रख दो, कोई समस्या नहीं है, दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज है, दोनों ही मेन क्लोज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फ्रेज के बारे में जाना। अच्छा, इसमें भी एक फ्रेज है, ए वाइट कार, इसमें भी एक फ्रेज है, ओके, ठीक है। अब इसके क्लोज के टाइप पे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेस, यानी अगर लिखा जाए तो क्लोज के
प्रकार, कितने प्रकार का होता है क्लोज कितने प्रकार का होता है। क्लोज को पढ़ने से पहले एक बार हमें कंजक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। कंजक्शन जरूर पढ़िएगा। अगर आपको कंजक्शन नहीं भी आता है तो इसी क्लास में मैं साथ साथ कंजक्शन को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, उस समय आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए कंजक्शन के प्रकार में सबसे पहले नंबर पे आता है, एक नंबर पे प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज। दो नंबर पे आता है, ये एक नंबर पे है प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज। दो नंबर पे है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। इन्हीं का एक इसका दूसरा नाम है मेन क्लोज। क्या नाम है? मेन क्लोज। सबऑर्डिनेट, अच्छा सबऑर्डिनेट का दूसरा नाम है डिपेंडिंग क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। दो नाम हो गए, एक ये और दूसरा ये, इसका एक ये और दूसरा ये। प्रिंसिपल क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंस क्लोज भी कहलाता है, याद रखिए। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता क्यों है, ये नाम ऐसे क्यों पड़े, ये भी हम डिटेल में समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्लोज जो एक नंबर पे है, जिसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर मेन क्लोज, यानी हम अगर बात करें तो ये जो क्लोज है, ये क्लोज अपने आप में पूरा अर्थ रखता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता, मैंने क्या नाम लिया? डिपेंड नहीं करता है, यानी ये इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? स्वतंत्र है अपने आप में, इसको अकेला रख दो अपना पूरा अर्थ रखेगा। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, और मैन का मतलब भी मुख्य, यानी ये जो एक नंबर क्लोज है जिसको हम क्लोज का टाइप बोलते हैं, ये प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या फिर इंडिपेंडेंस क्लोज, ये एक ऐसा क्लोज है जो अपना खुद का अर्थ रखता है, किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करता है, राइट। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट का मतलब है कि वो मेन क्लोज पे डिपेंड होगा, मेन क्लोज पे डिपेंड होगा, उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसका खुद का अपना सेपरेट अर्थ होगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप उनको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही इज इल सो ही कांट कम हियर। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें दो क्लोज हैं। डेफिनेटली अगर जिन बच्चों ने क्लोज मुझसे पढ़ा हुआ है वो आराम से इसको पहचान पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में मैंने दो क्लोज को किस प्रकार से रखा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको एक बार आइडेंटिफाई करने की। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा ही इज इल, ये है क्लोज नंबर एक, यानी फर्स्ट, ही इज इल। फिर मैंने लिखा है सो ही कांट कम हियर, इसीलिए या अतः वो यहाँ नहीं आ सकता, वह बीमार है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब कैसे पहचाने सर कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, या फिर मेन क्लोज कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंस कौन सा है, या फिर डिपेंडेंट कौन सा है? कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। आप इस सेंटेंस को उठा के कहीं भी रख दो, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, ही इज इल, क्या इसका पूरा अर्थ नहीं है? अगर इसका अर्थ नहीं होता तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बन सकता। बिल्कुल आप इसको अकेले के रख दो, इसका पक्का अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ही इज इल, बिल्कुल ये एक सेंटेंस है और ये क्लॉज भी है। और क्लॉज कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज है। मेन क्लॉज बोल सकते हो, इंडिपेंडेंस क्लॉज बोल सकते हो। बताओ क्या इसका अर्थ नहीं है? बिल्कुल है। अब इसको देखो, सो ही कांट कम हियर। आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ से हम इसको अलग कर सकते, नहीं, क्योंकि इस क्लोज को जोड़ कौन रहा है? बिल्कुल सो जोड़ रहे हैं, कंजक्शन है। और मैंने पहले ही बताया था कि कंजक्शन जो है ना वो
इसके साथ ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे इस टॉपिक को। तो ये जो कंजक्शन है यहाँ से ये अलग होगा, तो सो ही कांट कम हियर, अतः वह यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कारण क्या है, हमने इसको अलग कर दिया, इस कारण को क्या किया हमने अलग कर दिया है। आप ध्यान से देखें, हमने इस मुख्य क्लोज को या फिर प्रिंसिपल क्लोज को अलग लिख दिया है और सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से करा दी, सो ही कांट कम हियर। बताएं क्या इसका पूरा अर्थ है। अगर बता भी देंगे ना आप सो ही कांट कम हियर, तो अगला कहेगा तो क्या हुआ, आगे क्या है, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा। और अगर इसके आगे लगा देंगे, जैसे मैंने कहा राम इज इल, राम बीमार है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। तो बताइए आपको इन दोनों क्लोज में अंतर करना आया या नहीं आया। दोबारा एक और क्लोज के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। Until he come, जब तक कि वो आता है, I will wait for him, तब तक मैं उसका इंतज़ार करूँगा। जब तक कि वो नहीं आता तब तक कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। अब मुझे बताएं इसमें आपको क्लोज कितने हैं वो समझने। सबसे पहले तो आपको देखा सर सब्जेक्ट है वर्ब है, ये क्लोज हो गया। सर सब्जेक्ट है वर्ब है, ये दूसरा क्लोज हो गया। यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमने कहा until he come I will wait for him। तो आप अगर इस पहले वाले को अलग करते हैं तो आपने देखा सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। एक बात और बता दें कि कुछ कंजक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको बीच में तो रखा ही जाता है क्लोजेस को जोड़ने के लिए, लेकिन वही क्लोज उठा के हम उसके आगे भी रख सकते हैं। याद रखें ये वाला जो क्लोज है until he come, ये यहाँ भी लगा सकते हैं, I will wait for him until he come। ओके, ये हम दोनों को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो ये हमारा लिखा हुआ है, दूसरा ये जो क्लोज है क्लोज नंबर 1, इसको उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं, बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे आप देखें क्या ये पहला क्लोज जो है यहाँ से यहाँ तक, क्या इसका पूरा अर्थ है जब तक कि वो नहीं आता तो क्या आगे क्या, मतलब जब तक वो नहीं आता तो क्या करें। तो इसका मतलब मुख्य क्लोज कौन सा हो गया, ये वाला, आई विल वेट फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करूँगा। ये मुख्य है, आप कहीं भी रख दो इसको, कोई समस्या नहीं है। आई विल वेट फॉर हिम, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या आगे क्या या फिर क्यों क्या कारण है। आप नहीं, पूरा क्लोज, ये पूरा क्लोज है, इसका पूरा अर्थ नहीं कर आई विल वेट फॉर। लेकिन ये अंटिल ही कम, जब तक कि वो नहीं आता, ये आपके लिए अधूरा है। तो अंटिल ही कम ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, और आई विल वेट फॉर हिम क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। मुझे लगता है ये बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कंजक्शन की तरफ कि कंजक्शन हमें समझना क्यों ज़रूरी है। बहुत ही बारीकी से इसको समझते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन के बारे में आपको 3 चीज़ें समझनी है। पहला, कंजक्शन क्या करता है। बिल्कुल, कंजक्शन 2 शब्दों को जोड़ सकता है, 2 फ्रेजेस को जोड़ सकता है, 2 क्लोज को जोड़ सकता है, 2 सेंटेंस, दो क्लोज को जोड़ सकता है। सॉरी, सेंटेंस तो क्या होंगे, उसमें क्लोज ही होंगे। तो 2 क्लोज को जोड़ सकता है, 2 फ्रेज को जोड़ सकता है, 2 वर्ड्स को जोड़ सकता है। ठीक है, या यूँ कहीं वर्ड्स की जगह 2 बोल सकते, 2 पार्टों की स्पीच को भी जोड़ सकता है। जब बात आती है इसकी टाइप की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। पहला, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा, ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तीसरा, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव, इन तीनों ही कंजक्शन, देखिए ये कंजक्शन टॉपिक है ना, ये भी आपका 6 to 12 बिल्कुल बारीकी से आप इसको भी देखें।
कंजक्शन टॉपिक है, हालांकि इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा कंजक्शन है जो आप पहचानें, कैसे पहचानें। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो दो क्लोज को जोड़ सकते हैं। खैर क्लोज तो ये भी जोड़ेगा, ये भी जोड़ेगा, ये भी जोड़ेगा, कोई बात नहीं, फ्रेज भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये होते हैं F for A for and, N for nor, P for but, O for or, Y for yet और S for so। तो आपके कितने कंजक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंजक्शन है। कितने, 7 कंजक्शन, वो आपके शामिल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेट करवाते हैं ये, ठीक है ना, यानी ये कितने हो गए, 7। और इनको आप ट्रिक कैसी है, फैन और बॉयज, फैन बॉयज। फैन बॉयज से F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। तो इस प्रकार से हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो कितने हो गए, 7। बात कर लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन की। कोरिलेटिव कंजक्शन भी आप पहचानना चाहें तो बहुत आसान है। कोरिलेटिव कंजक्शन वो होते हैं जो दो कंजक्शन मिलके एक कंजक्शन का काम करते हैं, और ये मैंने बारीकी से पढ़ाया हुआ आपको, फिर डिटेल में इसको समझते हैं। इसको आप बोल सकते हो, बहुत सारे कंजक्शन हैं, जैसे मैंने नाम लिया आइदर और, यानी ये जोड़े में होते हैं, नाइदर नॉर, और बोथ एंड, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत सारे होते हैं। खैर इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक हिंट दी है कि किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। फिर बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात करें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत सारे होते हैं। आप इनको जब इनको ढूंढेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि एक तरफ आपको इन्हीं के साथ जहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाए उसके बाद जो क्लोज आ रहा है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लोज के बारे में मैंने अभी अभी 2 प्रकार बताए हैं, पहला प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उसकी शुरुआत हो रही है तो वो, जैसे मैंने अंटिल वाला बताया था थोड़ी देर पहले, अंटिल ही कम आई विल वेट फॉर हिम, तो इसमें अंटिल क्या था, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और याद रखें जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया वो क्लोज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर मैं एक सेपरेट टॉपिक और बनाऊंगा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लोज होते हैं ये और भी ज़्यादा आगे जाके विस्तारित हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पर तो हमने समझ लिया कि क्लोज के 2 प्रकार, एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा सबऑर्डिनेट, लेकिन जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करेंगे तो वो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज, यहाँ से आपको इसके 3 प्रकार और भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहला प्रकार है नाउन क्लोज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा है एडवर्बियल क्लोज। इस पे एक अलग से क्लास बनेगी हमारी, क्यों, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा आपको डिटेल में और समझना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लोज को अच्छे से समझ लिया, फ्रेज को अच्छे से समझ लिया, क्लोज के टाइप को अच्छे से समझ लिया, साथ ही कंजक्शन के कितने प्रकार हैं, कैसे पहचानेंगे वो भी आपने समझ लिया होगा। कंजक्शन के टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन बहुत मेन रोल अदा करता है। अगर कंजक्शन आएगा तभी इसको आप समझ पाएंगे। इसी के साथ साथ एक टॉपिक और भी है जो इससे मिलता जुलता है, सेंटेंस की संरचना के आधार पे उसके प्रकार, क्योंकि हमने सेंटेंस के प्रकार आपने डिटेल में पढ़े हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव,
इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, लेकिन वो अलग है, वो अलग प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे इसके संरचना के आधार पर भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये नाम बहुत जटिल नाम नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। पहला मैंने बोला सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा मैंने बोला कंपाउंड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। और तीसरा मैंने बोला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी साधारण संयुक्त वाक्य, कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य। और तीसरा मैंने बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य। और चौथा भी कर सकते हैं हम, एक्चुअली में आजकल करने लगे हैं, कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स को एक जगह कर दिया, यानी संयुक्त और मिश्रित वाक्य, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना दिया। खैर कोई बात नहीं, उस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के बारे में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर सच में आपको बढ़िया लगा है तो थोड़ा सा इसको मुझे इनक्रेज करने के लिए इसको शेयर ज़रूर करें, आपके मित्रों तक पहुंचाएं, आपके दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे मेरा हौसला भी बढ़े। जितने ज़्यादा आप लोग इसको पसंद करेंगे, मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा अगले टॉपिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक नमस्कार।